नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सिंह, को कन्वीनर यूथ अगेंस्ट करप्शन। आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम ऑन ब्रिंग आवर मनी बैक। ये प्रोग्राम है अपना विदेशों में जो अपना काला धन है, भारत का काला धन है, उसको वापस लाने की मुहिम के बारे में। सब जानते हैं, एवरीवन नोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी स्टैश्ड इन टैक्स हेवन्स, बट वी आर हियर टू टॉक today about the methods, the ways and means through which we can get this money back. We are very honored that today we have with us a very esteemed guest, Shri Gopalji Agarwal. Gopalji is a chartered accountant by profession and he is also the convener of the economic cell of BJP. The Bharatiya Janata Party has been waging a long and hard battle to get the black money which is stashed abroad in tax havens back to India so that it can be deployed in the welfare of the people of this country. I welcome you all to this program. बहुत बड़ी एक मुहिम देश भर में युवाओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है काले धन को वापस देश में लाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काला धन वो पैसा है जो कि आतंकवादी गतिविधि से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज से करप्शन का पैसा जो होता है उसको काला धन कहा जाता है और इसको जमा किया जाता है बाहर के कुछ ऐसे छोटे छोटे मुल्कों में जहां पर किसी भी तरह की कमाई पर टैक्स नहीं लगता है और आइडेंटिटी जो इस पैसे को वहां पर जमा करते हैं उनकी कंप्लीटली सीक्रेट, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने आज के अतिथि श्री गोपाल अग्रवाल जी से। तो वो हमें बताएंगे कि काला धन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे कैसे पैसे को हम काला धन के दायरे में बोल सकते हैं, इसको कैसे रखा जाता है, टैक्स हेवन्स कैसे फंक्शन करते हैं। इस पर विस्तार से हमको आज जानकारी श्री गोपाल अग्रवाल जी देंगे। नमस्कार। जैसा रश्मि जी ने अभी बताया कि काले धन की जो यहाँ देश में परिभाषा है उसका मतलब है बेसिकली कि उस पर टैक्स नहीं दिया गया या जो डिक्लेयर्ड नहीं, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ जो भी देश के सिटीजन्स की है वह सब काला धन है। और इसमें दो तरीके से हो सकता है कि ये जो देश में भी काला धन है और विदेशों में रखा गया काला धन है। और इसमें जो काला धन का अर्जन करने का या उसके कंपोजिशन के भी तीन हिस्से हैं। एक तो जो बेसिकली तो माना जाता है कि जिसपे टैक्स नहीं दिया गया, लेकिन उसमें तो एक टैक्स इवेजन वाला इश्यू आता है। लेकिन काले धन के और भी तरीके हैं जो भ्रष्टाचार से कमाया गया हो या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में घूसखोरी या ब्राइबरी के थ्रू आता है, वह भी एक काले धन का हिस्सा है। और तीसरा एक कंपोजिशन है जो कि क्राइम मनी कहलाता है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से हो या चाहे वो टेररिज्म की एक्टिविटीज के द्वारा हो या फिरौतियां जैसी इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा अर्जित किया गया हो। तो ये तीनों जो तरीके से अर्जित किया हुआ जो मनी है, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, वह काले धन के रूप में माना जाता है। और इसको हमारे यहाँ पे देश में भी रहता है और बाहर भी रहता है। और पूरे विश्व में क्या है, कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं या छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह के पैसे को अपने यहाँ रखने की कुछ सुविधाएं दे रखी हैं। वहां पे जो बैंक है या वहां की गवर्नमेंट है वो इस तरह के कानून उन्होंने बना रखे हैं कि जिसमें आइडेंटिटी उसकी नहीं डिक्लेयर करते किसका ये पैसा है और वह पैसा कहाँ से लाया गया किसी तरह की वो जानकारी न वो आदान प्रदान करते हैं या अपने पास रहते तो डिस्क्लोज नहीं करते। वह टैक्स हेवन्स कहलाते हैं। उन टैक्स हेवन्स के लॉज ऐसे हैं कि उन देश में पैसा आ जाए और जहां जनरेट होता है या किसका पैसा है उसकी जानकारी उस कंट्रीज को ना दे पाए। और ऐसे लगभग 72 टैक्स हेवन्स पूरे विश्व में माने जाते हैं। और इनके ये जो सारा टैक्स हेवन्स और ब्लैक मनी का ये पूरा स्वरूप है ओवरऑल रूप से। भारत देश का कितना पैसा को हम समझते हैं कि वो कितना काला धन हमारे देश का बाहर ऐसे टैक्स हेवन, 72 टैक्स हेवन आपने बताया, तो कुल राशि काला धन की हम क्या समझते हैं, क्या है और कितने टैक्स हेवन्स में ऐसे काले धन को रखा गया है, इसकी कुछ जानकारी हमारे पास है क्या अभी तक? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, काले धन का जो देश में या विदेशों में अपने देश का है उसकी कोई ऑथेंटिक फिगर तो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारा अनअकाउंटेड मनी है। लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट्स इस तरह के आते हैं। एक बहुत बड़ा जो विदेशों में, जैसे हमारा आज के कार्यक्रम का फोकस है कि हमारा जो देश का पैसा है, ब्लैक मनी है, जो विदेशों के टैक्स हेवन्स में पार्क किया गया है, वह एक बहुत बड़ी देश के लिए चुनौती
पूर्ण समस्या मानी जाती है कि उसको देश में आना चाहिए। तो इसके लिए जो आवश्यक है कि ये इसकी जो एस्टिमेट है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी अब तक की सबसे बड़ी एस्टिमेशन जिसका कि ऑथेंटिक माना जाता है जो पास में, उनका लगभग एस्टिमेट है कि 240 करोड़ पर डे के हिसाब से 1948 से लेके अभी समय तक 240 करोड़ पर डे के हिसाब से यह देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। और उनका अभी एस्टिमेट है कि लगभग 25 लाख करोड़ का पैसा विदेशों में ये रखा गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा एक माना जाता है कि स्विट्जरलैंड में ये बहुत बड़ा पैसा पार्क्ड है। अभी सीबीआई डायरेक्टर ने भी हमारे देश के एक्सेप्ट किया ऑफिशियली कि हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा इन कंट्रीज में टैक्स हेवंस में है, जो कि लगभग 72 है। वर्जीनिया आइलैंड, कैनमन आइलैंड और कई तरह के बैंक्स हैं। और इन बैंक इसमें जो चीज है कि यह जो लगभग जो पैसा है 25 लाख करोड़ का, और उनका एक तो रिपोर्ट वहां की कहती है, वहां के बैंक एसोसिएशन की रिपोर्ट है जर्मन के, कि लगभग 1/3 ऑफ द डिपॉजिट ऑफ स्विस बैंक वो है दैट बिलोंग्स टू इंडियंस। तो इतना बड़ा डिपॉजिट का जो पैसा है या इतना बड़ा जो एस्टिमेट है, तो वो सारा पैसा इन टैक्स हेवंस में जमा किया गया है। और उसमें कई अभी रिपोर्ट्स आते हैं कि अगर वो देश में आ गया तो हर जिले के हिसाब से कितना होगा। यहाँ पे तो अथाह पैसा हो गया। हमारा 1 साल का बजट जो होता है वो लगभग जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो लगभग हमारा 8-9 लाख का रेवेन्यू कलेक्शन 8-9 लाख करोड़ का होता है। तो यह बहुत बड़ा पैसा है जो हमारे देश का इन टैक्स हेवंस में है। भारत को क्या कदम उठाने चाहिए इन टैक्स हेवन से? बहुत बड़ी राशि आपने बताई, इस राशि को वापस देश में लाने के लिए टैक्स हेवंस के साथ हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि भारत का ये जो पैसा है, स्टोलन एसेट है, ये वापस देश में आ सके? इसमें जैसे भारत में ये आवाज 2 अप्रैल 2009 से बहुत जोरदार तरीके से उठने लगी। हल्की हल्की आवाजें तो पहले भी उठती थी। जब आडवाणी जी ने 2009 अप्रैल में इसको उठाया, फिर रामदेव जी ने इसको बहुत जोर से उठाया और सारे देश में इसकी आवाज उठने लगी। तो जब हम इसके विभिन्न पहलुओं में गए तो हमने देखा कि ये समस्या केवल भारत की नहीं है, और भी कंट्रीज में है। और उन लोगों ने, और एक भारत में एक माहौल उस वक्त बना हुआ था कि ये पैसा है, ये दूसरी कंट्रीज में है, हमारा इनके ऊपर कोई जोर नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन मांगने पे भी नहीं देते। तो जब देखा गया, इसके डेप्थ में हम गए और भी कई लोग गए, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसी बात नहीं है। विदेशों में जब विश्व में एक मुहिम चली हुई है ये टैक्स हेवंस के खिलाफ, और उनके उस मुहिम के अंदर कई कंट्रीज इसमें सफल हुए हैं कि वो अपने देश का पैसा वापस ला सके। इसमें सबसे बड़ा इसके बाद OECD एक कंट्री जो है पूरा इनिशिएटिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली कंट्री वो वाला OECD का जो एक कन्वेंशन है, और उनके जो पीछे स्टेप्स लिए गए उसमें सबसे बड़ा एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ड्राफ्ट किया गया। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया गया जिसके तहत एक इंटरनेशनल लॉ का प्रारूप बनाया गया कि अगर इस UNCAC UNCAC जिसको कहते हैं उसके कन्वेंशंस को अगर कोई कंट्री एक्सेप्ट करता है तो इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेशन है, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के आदान प्रदान को उसको मजबूर होना पड़ेगा कि उसको ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो UNCAC एक कन्वेंशन है, OECD कंट्रीज का इनिशिएटिव है, जिसके तहत अगर कोई कंट्री उन कन्वेंशंस को एक्सेप्ट करता है और साइन करता है और उसके प्रारूप के अनुसार अपने देश के कानूनों में संशोधन करता है या बदलाव लाता है, तो उस कानून के तहत उसको यह राइट्स मिल जाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ले सके। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है UNCAC इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और इसके साथ एक विश्व ने जब देखा कि ये समस्या बहुत जटिल है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो एक स्टार इनिशिएटिव करके स्टोलन एसेट्स रिकवरी इनिशिएटिव करके उन्होंने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया कि जिन जिन कंट्रीज, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या छोटी कंट्रीज हैं, जो अपने आप सक्षम नहीं है
इन कानूनों को कैसे दूसरे प्रेशराइज करने को, टैक्स हेवंस को, कि वो अपने कानूनों में बदलाव लाए और वह इन इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सके। तो उस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने कुछ कानूनों के प्रारूप बनाए और उसमें वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं और कंसल्टेशंस भी करते हैं कि आप अपने देश में कैसे इस पैसे को वापस ला सकते हैं। और जब ये सारी मुहिम चली, OECD, UNCAC और स्टार इनिशिएटिव, तो कुछ प्रमुख देशों ने, जिसमें यूनाइटेड नेशन, USA सबसे इंपॉर्टेंट है, वह सफल हुआ अपना पैसा वापस लेने के लिए और वो उसने प्रेशराइज किया टैक्स हेवंस के खिलाफ। क्योंकि पहले तो टैक्स हेवंस कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हमारे यहाँ टैक्स इवेजन कोई बंधन नहीं है, यानी टैक्स इवेजन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारे यहाँ टैक्स लॉज इतने लीनियंट हैं, तो हमारे यहाँ ये गैर कानूनी कार्य हम नहीं कर रहे। लेकिन जब इंटरनेशनल मुहिम चली तो उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि वह इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें, और अगर उस कंट्रीज में उस व्यक्ति ने डिक्लेयर नहीं की हुई वेल्थ तो फिर वो उसको वापस उस कंट्री को दें। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पॉलिटिकली सेंसिटिव पर्सन्स, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया इसमें, जिनके ऊपर अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में पावर है, दोज हु हैव पावर टू टेक डिसीजंस, चाहे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, उनकी एक लिस्ट बनी, हुज हु कहलाते हैं पॉलिटिकली सेंसिटिव पर्सन्स, उनके और उनके फैमिली के या उनके फ्रेंड्स सर्कल का एक पूरा डेटा बैंक बनाया गया, और उनके अगर अकाउंट्स कहीं उन देशों में पाए गए तो उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना इन टैक्स हेवंस के ऊपर प्रेशराइज करके कंपल्शन आई। तो इन ये तीनों चारों एक्टिविटी, चाहे उनका UNCAC, OECD इनिशिएटिव, स्टार इनिशिएटिव और पॉलिटिकली सेंसिटिव पर्सन्स, इन चारों पांचों इनिशिएटिव से बहुत सी कंट्रीज सफल हुई हैं अपने देश में पैसा वापस लाने के लिए, और हमारे सामने वही एक मार्ग है जिसके थ्रू हम अपने देश का पैसा भी वापस ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आपने बहुत विस्तार में बहुत सारी जानकारियां हमें दी। आपने बताया एस्टिमेट्स ब्लैक मनी के बारे में, टैक्स हेवंस के ऑपरेशंस के बारे में, आपने बताया लेजिस्लेटिव गैप्स हमारे देश में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस क्या हैं और उनके साथ हमारे लेजिस्लेटिव गैप्स क्या हैं, हमें क्या क्या लेजिस्लेटिव फील्ड में क्या क्या काम करना चाहिए कि जिससे कि फाइन ट्यून हो जाए हमारे लेजिस्लेशंस वर्ल्ड ओवर जितने भी कन्वेंशंस हैं उसके साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्राइवेट सेक्टर ब्राइबरी के ऊपर भी एक बहुत अहम मुद्दा उठाया और आपने एक पायनियर किया है एक तरह से एक लेजिस्लेटिव एफर्ट को, कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो ब्राइबरी और करप्शन का इशू है इसको कैसे देश में कंट्रोल किया जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम विस्तार में अगले एपिसोड्स में अपने इस इश्यूज को और तेजी से उठाएंगे। आशा करती हूँ आपका हमारे सभी दर्शकों को काफी रेलेवेंट रहे, जो लगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इस प्रोग्राम में प्रोवाइड की वो एनलाइटेंड हो इस विषय के बारे में, और मैं आशा करती हूँ आगे भी आपकी चर्चाओं से ये प्रचार प्रसार हम इतने गंभीर विषय का अच्छी तरीके से अपने लोगों के बीच ले जा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।